गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल है भाई आप सबके। एंड वेलकम टू ज्ञानबाजी 2.0। जैसा कि मैंने आप सबको वादा किया था कि आज से ज्ञानबाजी 2.0 शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कमेंट थ्रेड में कि जो शुरुआत में अभी आपने शानदार धुन सुनी, ज्ञानबाजी की धुन, वो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जरूर 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 बताइएगा कि आपको वो धुन कैसी लगी। एक छोटी सी टीम है जो आपके लिए काफी मेहनत करती है और सबने काफी दिन से अपने अपने हिसाब से इसके बारे में सोचा और उसके बाद ये धुन तैयार की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो धुन बहुत पसंद आई होगी, या आपके उसके ऊपर जो भी विचार होंगे आप हमारे साथ जरूर जरूर साझा करिए। ऑल राइट, आज से ज्ञानबाजी अपने नए चेहरे पर आ रहा है, इसीलिए ज्ञानबाजी आज से 2.0 हो चुका है। तो आज से हम आपको बहुत सारी नई नई सर्विसेज अलग अलग अंदाज में देने वाले हैं। तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि काम वही लेकिन तस्वीर नई। तो फिलहाल सीरीज नंबर 3 चालू है और आज है लेक्चर नंबर 19। ऐसा करते करते हम लेक्चर नंबर 30 तक जाने वाले हैं और 30 पे जाके ये सीरीज को खत्म करेंगे और अगली सीरीज शुरू करेंगे। ऑल राइट, अभी तक आपकी तैयारी कैसी चल रही है? प्लेलिस्ट में से आपने सारे लेक्चर्स डाउनलोड किए या नहीं किए? नहीं किए तो आज के आज करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। ये रहा मेरा यूट्यूब एड्रेस ज्ञानबाजी, यहाँ पर जाइए और सारे लेक्चर्स यहाँ से देखिए और बढ़िया नोट्स बनाइए। जून महीने का पूरा करंट अफेयर्स हो चुका है, इसीलिए कुछ भी मिस मत करिएगा। आने वाले दिन में एग्जाम के लिए मैं ऑलरेडी बहुत कुछ इसमें करवा चुका हूं। बहरहाल, अब चलते हैं आगे हमारे ज्ञानबाजी के नए अंदाज में। तो आज से जरा सवालों को हम अलग अंदाज में सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वाला इंटरफेस भी बहुत बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, कमेंट थ्रेड में आपका इंतजार रहेगा। आज से काम शुरू करते हैं हमारा नया नए अंदाज में। लेट्स बिगिन विद द वर्क। ये है भैया कौन बनेगा करोड़पति वाले स्टाइल में आपके लिए क्वेश्चंस। तो जरा ये इंटरफेस को गौर से देखिएगा और अपने अनुभव हमसे इस मामले में भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये रहे आपके आज का पहला क्वेश्चन। तो जरा नोटबुक निकाल लीजिए एंड लेट्स बिगिन विद आवर वर्क। The first question: Nadaon police station ranked as one of the best police station of India. In which state it is situated? ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने: तेलंगाना, आसाम, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं जरा ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूं सो दैट काम करने में आसानी हो। ये कलर ले लेते हैं भैया। हाँ, तो नादौन पुलिस स्टेशन जो है वो भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन माना गया है। तो आप बता सकते हैं क्या ये पुलिस स्टेशन कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। लेट्स सी। यस, नीचे आप राइट आंसर देख सकते हैं येलो कलर में। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। दोस्तों, आज मैंने सोच के रखा है कि आज जितने भी स्टेट्स वाले क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उसमें गवर्नर्स बताता चलूंगा। तो आज आप सारे गवर्नर्स मेरे साथ सीखने वाले हैं। सीएम तो हम हर बार देखते ही रहते हैं, आज जरा हम गवर्नर्स की पढ़ाई कर लें। तो सबसे पहले मुझे तेलंगाना के गवर्नर साहब का नाम बताइए। तेलंगाना के गवर्नर साहब का नाम है तमिलिसाई सौंदर्य राजन। तमिलिसाई सौंदर्य राजन, राइट। दूसरे आसाम, आसाम के कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी, राइट, यस। तीसरे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं क्योंकि वो तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहां के गवर्नर कौन है? जी सी मुर्मू। जी सी मुर्मू। कोई आपसे पूछे तो याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। और हिमाचल प्रदेश के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, राइट, ये रहा उनका नाम। ऑल राइट, तो लिख लिया आपने, यहां तक क्लियर है सब कुछ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत हैज कंडक्टेड डैश हाई कोर्ट। भारत का सबसे पहला ई लोक अदालत किस प्रदेश की हाई कोर्ट में अभी अभी लगाया गया है? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन: छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। यस, ये रहा नीचे छत्तीसगढ़ येलो कलर में। अब हम गवर्नर्स की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर साहब का नाम क्या है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके, ऑल राइट।
झारखंड, झारखंड के चीफ मिनिस्टर सॉरी गवर्नर साहब का नाम है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ओके, देन थर्ड महाराष्ट्र, ये तो ऑलमोस्ट सब जानते होंगे, बी एस कोशियारी, बी एस कोशियारी, पूरा नाम है भगत सिंह कोशियारी। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के हैं जगदीप धानकर, जगदीप धानकर। एक हमने इससे पहले जगदीप देखा था, वो जगदीप मुखी है, वो अलग है। एंड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट जगदीप धानकर, वो जगदीश मुखी है, ये जगदीप धानकर है। ऑलराइट, यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which organization has signed an agreement with the Qatar-based Education Above All (EAA) Foundation for projects of 100 million for प्राइमरी एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कतर बेस एजुकेशन अबव ऑल नाम के एक फाउंडेशन के साथ 100 मिलियन डॉलर्स की एक डील साइन की है प्राइमरी एजुकेशन के लिए? ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक बार चेक करें, यस द राइट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑलराइट दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ जो आपको ड्रिल बताता जाता हूं उसको सुनना, समझना और उसको अप्लाई करना, ये आपका काम है। क्योंकि भूलिए मत, करंट अफेयर्स केवल जीके के सेक्शन में नहीं, करंट अफेयर्स आपको जीडी में, पीआई में, एसे राइटिंग कंपटीशन में, लेटर राइटिंग कंपटीशन में और जीके सेक्शन में हर जगह रुलाने वाला है। इसीलिए अच्छा विद्यार्थी वो जो कंप्रीहेंसिव तैयारी करे और जीके के हर पहलू को समझे। और इसीलिए मजबूत कॉन्क्रीट जीके अगर आप करना चाहते हैं, ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब करिए। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इट इज इन वॉशिंगटन डीसी। एआईआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ओके, और बीजिंग कहाँ है? चाइना में, चाइना की राजधानी है। आईएमएफ, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वंस अगेन ये भी है वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ डीसी, डीसी का मतलब क्या है दोस्तों? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। और एडीबी, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। मेरी स्पेलिंग देखते रहिए, गड़बड़ मत कर देना, फिलीपींस, राइट? तो दिस इज द राइट आंसर। आपको एग्जाम में हेडक्वार्टर्स, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद पीएम, उसके बाद कैपिटल्स, उसके बाद करेंसीज, देन सीएम, देन गवर्नर्स, ये सब चीजें एग्जाम में आनी ही है, पूछी ही जाती है। इसलिए जहां जहां मौका मिलता है मैं इसके बारे में चीजें क्लियर करता हूं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी अभी ज्ञानबाजी से जुड़ा है या उसने बैंकिंग की तैयारी ही अभी अभी शुरू की है, तो मेरे द्वारा बताई गई ये सारी जानकारियां आप याद रखिएगा, बहुत भला होगा और एग्जाम में आपको खूब काम आएंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What is the theme for World Population Day 2020? विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम क्या है? ये रहे चार ऑप्शन। फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट, फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस, वल्नरेबल पॉपुलेशंस इन इमरजेंसीज या सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। एक्चुअली में ये पूरी की पूरी लाइन थोड़ी अलग है, इसमें एक पार्ट और एडेड है, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, ये इसके साथ ऐड किया हुआ है, राइट? तो आप उसको भी जरा याद रखिएगा। और दूसरा आपको ये भी मैं बता दूं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ जुलाई। ऑलराइट, ये याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ले, अब भी मैंने बोला आपको कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, सवाल उसी के ऊपर आ गया। 11, 12, 13 या 14? तो सही जवाब ऑलरेडी आप जानते ही है, इट इज ऑन 11th ऑफ जुलाई। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिलेटेड एक और बेसिक जानकारी स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए, वो भी मैं बता देता हूं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है इसकी स्थापना की थी established by UNDP, UNDP द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड व्हाट इज UNDP?
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन। राष्ट्रीय फिश फार्मर्स डे ये कब मनाया जाता है भारत में? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई या 10 जुलाई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 जुलाई। एक बार चेक कर लें। यस, नीचे येलो कलर में आपको 10 जुलाई दिख रहा है, वो है उसका राइट आंसर। इस सवाल पे भी मैं आपको बेसिक 3 जानकारियां देना चाहूंगा, प्लीज याद रखिएगा। सबसे पहली जानकारी, भारत इस वक्त दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर आता है एक्वा कल्चर प्रोडक्शन में। एक्वा कल्चर प्रोडक्शन जो है उसमें भारत का नंबर दुनिया में कौन सा है? नंबर 2। और दूसरा मत्स्य पालन यानी फिश प्रोडक्शन, ओके, फिशिंग में भारत का नंबर आता है थर्ड। यहां पर आता है थर्ड, फिशिंग में भारत का नंबर है थर्ड। ये दोनों डेटा आपको याद रहेंगे। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो कि पेनिनज्यूला है और जिसके 3 तरफ पानी ही पानी है। इस वजह से भारत से मत्स्य उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है एंड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब एक जानकारी और इस क्वेश्चन में आपको जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर्स का अक्सर मूड रहता है सवाल घुमा के पूछने का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उड़ीसा के 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर हीरा लाल चौधरी, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें HL चौधरी कहा जाता है, और दूसरे हैं डॉक्टर KH अली कुन्ही, KH अली कुन्ही। ये 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए थे और इनकी याद में हमारे देश में ये दिवस मनाया जाता है। तो कल को अगर क्वेश्चन आपको इन दोनों सज्जनों के नाम से आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, हमारा सही जवाब फिश फार्मर्स डे ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Who is the author of the book titled His Holiness the 14th Dalai Lama an Illustrated Biography? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, चलो मैं आपको हिंट देता हूं। इसका जवाब है वो व्यक्ति जो कि तिब्बत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1968 के जमाने में। लेकिन तब भी मेरे लिए ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आपको गेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेंजिंग गेची तिथोंग, राइट। ये जो व्यक्ति है ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तिब्बत के 1968 में, 1968 के जमाने में। अब आप बोलेंगे सर तिब्बत तो चाइना का हिस्सा है, बिल्कुल है। और फिर तिब्बत एक्चुअली में कब लूट लिया गया था? 1950 के बाद। 1960 वाट के समय ऐसा हुआ था कि चाइना ने तिब्बत पे पूरा कब्जा कर लिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जो थे वो अपने अपने लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करते थे, तो उनकी लिखी हुई ये किताब है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, राइट। दलाई लामा जो कि भारत में धर्मशाला में रहते हैं, ये दलाई लामा जो कि भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं, राइट। आंसर देख लें एक बार, यस, तेंजिंग गीची तिथोंग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? भारतीय हॉकी के अभी अभी नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आपको पता ही होगा, मुश्ताक अहमद साहब को रिप्लेस करके ये बने हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, नरिंदर बत्रा, थीरी व्हील या पॉल लॉटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, राइट। इन्होंने अभी अभी किसको रिप्लेस किया है? ही रिप्लेस्ड मोहम्मद अहमद, सॉरी, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इनको रिप्लेस किया है इन्होंने, राइट। और इनके रिप्लेसमेंट के बाद ये बने हैं। आंसर देख लें, यस, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेम द ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट हैज हिट रिसेंटली न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में आए हुए नए तूफान का नाम क्या है? न्यू जर्सी असल में एक राज्य है जो कि अमेरिका में स्थित है, 90 लाख के आसपास इनकी आबादी है। तो यहां पर आए हुए नए तूफान का नाम क्या है? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, विंडी, सिंडी, फे एंड क्रिस्टोबल। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, फे। ओके, ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को मैं 2 सवाल और देना चाहता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट थ्रेड में मुझे देने हैं।
पहला क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे ये अम्फान तूफान कौन से राज्य में आया था? अम्फान तूफान जो आया था अभी अभी, ये कौन से राज्य में आया था? और दूसरा, महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले महीने यानी कि जून में जो तूफान आया था उस तूफान का नाम क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले महीने जो समुद्री तूफान आया था उसका नाम क्या था? तो एक जगह मैंने स्टेट का नाम दिया है, एक जगह मैंने तूफान का नाम दिया है। आप ये दोनों के आंसर मुझे ऑप्शंस में बताएंगे, आई मीन कमेंट थ्रेड में बताएंगे, तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है फे। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम में अभी अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए सीधे सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना, जिसका थीम था, सॉरी, जो कि जिसका नाम था इंडिया ग्लोबल वीक 2020। उसका थीम क्या था? चार ऑप्शन हमारे सामने ये रहे, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, स्पिरिचुअल फेस ऑफ इंडिया, या इंडिया विनिंग कोविड 19। अब देखिए, कोई कॉमन सेंस अगर लगाई जाए तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर यूके के साथ हो रहा है तो आत्मनिर्भर भारत जैसा शब्द तो हम रखेंगे नहीं। इंडिया विनिंग कोविड 19 ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल फेस ऑफ इंडिया ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई स्पिरिट आध्यात्म की बातें तो इसमें हुई नहीं है। स्वाभाविक है कि हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है और वो है नंबर 1। तो जरा आंसर चेक करें क्या दोस्तों? द राइट आंसर इज बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ओके, यस, यहाँ पर आपको, अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं दो जानकारियां और देना चाहता हूं। इंडिया ग्लोबल वीक जो हुआ ये एक्चुअली में कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कैसे हुआ? इंटरनेट पे हुआ। और दूसरा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये किस लिए रखा गया? बहुत मजेदार है ये इसलिए रखा गया था कि कोविड 19 के चैलेंजेस के साथ हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके नए नए रास्ते ढूंढने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। फिर से एक बार मैं बता दूं, कोविड 19 के वजह से बिजनेसेस और अर्थशास्त्र को जो बहुत बुरी मार पड़ी है, तो हमें कोविड 19 के साथ लड़ते हुए बिजनेस पे कैसे ध्यान देना है और क्या नए तरीके अपनाने हैं, उसको लेकर ये मीटिंग थी। जैसे एक सिंपल बात है कि आने वाले दिन में मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस का चलन बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। भारत में अगर आप देखेंगे तो अब हर गली मोहल्ले में हर टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाता हुआ दिखेगा, क्योंकि कोविड 19 ने हर किसी को काफी सतर्क कर दिया है। तो ये है नए बिजनेस चैलेंज जो कि कोविड के वजह से सामने आए हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राइस व्हीट इज प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर विच एक्ट? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो गेहूं और चावल दिया जा रहा है वो कौन से एक्ट में दिया जा रहा है? बेनिफिशियरीज का मतलब लाभार्थी। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। एम नरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, या चौथा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब देखिए, खाने पीने का सिविल राइट से तो कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए ये नहीं हो सकता। एम नरेगा में तो रोजगार दिया जा रहा है, खाना पीना नहीं, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी या सी में से कोई एक हो सकता है। बहरहाल यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया था साल 2013 में यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट में। और उसमें 123 नाम का एक रूल रखा गया था, जिसके तहत 1 रुपए में गेहूं, 2 रुपए में चावल, 3 रुपए में कोर्स ग्रेन, इस तरीके से चीजें बांटी गई थी। और ये किया गया था 80 करोड़ लोगों के लिए, भारत के 80 करोड़ पॉपुलेशन के लिए। फूड सिक्योरिटी बिल भारत में एक बहुत बड़ा बिल रहा है, जो कि पार्लियामेंट से पास कराया गया था। खाद्य सुरक्षा विधेयक और खाद्य सुरक्षा नियम, ऐसा उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। An employee who earns a monthly salary of up to 15,000 rupees is mandatorily required to join which security scheme?
भारत में 15,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा कमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार ने अब एक सिक्योरिटी स्कीम ज्वाइन कराना कंपलसरी कर दिया है। उस स्कीम का नाम क्या है? ये रहे चार ऑप्शन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। सही जवाब है यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये ज्वाइन कराना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जितने नए बच्चे हैं आज ये इस बात को एक बार ढंग से समझ ले, 1 मिनट लगेगा लेकिन कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है किसी कंपनी का कर्मचारी और ये रही उसकी कंपनी जिसमें वो काम करता है। हर महीने की पगार में से कुछ हिस्सा, लेटस से एक्स अमाउंट ऑफ हिस्सा इसकी पगार में से निकाल के बाजू में रख लिया जाता है। इस एक्स हिस्से में एम्प्लॉयर यानी कंपनी वाले खुद अपने तरफ से एक एक्स हिस्सा मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाकर इस व्यक्ति के नाम पर प्रोविडेंट फंड के नाम पर एक अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें ये पैसा रख दिया जाएगा। अब ये पैसा पड़ा रहेगा और ऐसे 20, 25, 30, 35 साल की सर्विस में हर महीने एक्स अमाउंट निकाला जाएगा कर्मचारी के सैलरी से और उसमें एक्स अमाउंट मिलाएगा नौकरी देने वाला व्यक्ति या नौकरी देने वाली कंपनी। ये अमाउंट के ऊपर ब्याज भी दिया जाएगा और उसके बाद जब ये व्यक्ति रिटायर होगा उसे ये पूरा का पूरा पैसा रिटायरमेंट फंड के नाम पर, प्रोविडेंट फंड के नाम पर दिया जाएगा। ये अमाउंट बहुत जरूरी होता है ताकि आदमी अपनी दूसरी जिंदगी, रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी अच्छे से सम्मान के साथ जी सके। आप जानते हैं इसके लिए एक ऑफिस बनाया गया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसा कहते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस का हेडक्वार्टर भारत में नई दिल्ली में है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस में इस वक्त 11 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट है। कैन यू इमेजिन कितना भयानक अमाउंट है ये? इतने पैसे इनके पास हैं जो कि प्रोविडेंट फंड से लोगों से लिए गए हैं और उसके बाद उनको रिटायरमेंट पर दिया जाएगा। कभी कभी इन फंड्स का मिस यूज ना हो जाए ऐसा डर लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमीशन टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकारों को ध्यान में रखने के लिए किस सरकार ने अभी अभी कम मिशन शुरू किया है? ये रहे चार ऑप्शन, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात। ओके, लेट्स चेक दैट। यस, द राइट आंसर इज गुजरात। अब जरा हम फटाफट गवर्नर्स की बात कर ले क्योंकि आज का हमने थीम ही गवर्नर रखा है। तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। मध्य प्रदेश के कौन है? लालजी टंडन। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और छत्तीसगढ़ के अभी मैंने बताया था अनुसुया उइके। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। ऑल राइट। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक होमवर्क दूं क्या मैं आपको? आप मुझे बताइएगा कमेंट्स थ्रेड में आर्टिकल 342 किस चीज से रिलेटेड है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। प्लीज बताइएगा व्हाट इज आर्टिकल 342। जैसा क्वेश्चन वैसा उसके ऊपर मेरे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। सो लेट अस सी कितने लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं। Which Asian countries to contest for another term during 2021-23 in the United Nations Human Rights Council UNHRC? ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अनदर टर्म के लिए कौन सा देश फिर से कंटेस्ट करने वाला है यानी चुनाव लड़ने वाला है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही जवाब है पाकिस्तान। खुद इमरान खान ने इसको कंफर्म किया था। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप जरा ध्यान से देखिए ये क्या है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका मतलब होता है मानवाधिकार के लिए बनाया गया एक संगठन, मानवाधिकार के लिए बनाया गया एक काउंसिल। राइट, ये काउंसिल बनाया गया था 2006 में और इसमें 47 मेंबर कंट्रीज हैं। एक्चुअली में पाकिस्तान में मानवाधिकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, या है भी तो इतनी बेकार है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करना बहुत ही आम बात है और इसीलिए पाकिस्तान की सदस्यता कैंसिल करने की बात शुरू हो गई थी और इसीलिए पाकिस्तान अब दोबारा से कंटेस्ट करने वाला है।
शर्म की बात है, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी बदतमीजियों से सीख जाए तो बहुत अच्छा है। दुनिया के साथ तो होती ही है, लेकिन उसके खुद के देश के लोग भी उनसे सुखी नहीं है, ये भी उतना ही सच है। ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं जरा। Which organization estimated that the average global temperature would rise by 1.5 डिग्री सेल्सियस in next 5 years? इनमें से कौन से संस्थान ने ये कहा है कि आने वाले दिन में पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री से बढ़ जाएगा? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले क्यों बताएंगे भैया, कोई एटम बम से रिलेटेड जानकारी तो है नहीं। फूड एंड एग्रीकल्चर वाले भी नहीं बताएंगे क्योंकि इनका काम भी अलग है। और मैरीटाइम वाले तो समुद्र से रिलेटेड चीजें बताएंगे। तो यहाँ एक ही है जो ज्यादा सही लग रहा है और वो है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जरा चेक करें, यस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अपने सारे ही दोस्तों को मैं यहाँ पर भी एक जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो WMO है ना, ये WMO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। याद रखना, एग्जाम में आता है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड में जेनेवा। और दूसरी चीज, इनका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो इनके बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर WMO आता है, उसका नाम है इकोसॉक। इकोसॉक के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है उसे, उसके अंडर आता है ये। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु इज टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू बी हेल्ड इन ऑन जुलाई 15? यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संगठन के साथ भारत की अभी एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल समिट होने वाली है 15 जुलाई को। ओके, यानी कि कल। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? ये रहे चार ऑप्शन, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या निर्मला सीतारमन। क्या लगता है दोस्तों? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। चेक करें आंसर। यस द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। ऑल राइट, यस। हाउ मेनी ऑफ यू रियली नो कि यूरोपियन यूनियन में टोटल अभी कितने मेंबर्स हैं? द राइट आंसर इज 27 मेंबर कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ऑलरेडी एक कंट्री जा चुकी है जिसका नाम है यूके। 10 जनवरी को वो चले गए थे। ओके, और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड तीन बेसिक जानकारियां आप हमेशा याद रखना। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। एक बार कान खोलकर समझ लो, यूरोपियन यूनियन का कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट हो सकता है, उसके बाद यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट हो सकता है, और उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट हो सकता है। तो इन तीनों के नाम आप याद करके रखना, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिन्यूड इट्स एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टू कोलैबोरेट ऑन एनर्जी सेक्टर रेजिलियंस? चार ऑप्शन है हमारे सामने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, द राइट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक बार जरा मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद दिलाएंगे क्या? अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था। इट इज इन फिलीपींस, मांडालुयोंग नाम की एक जगह है फिलीपींस में, वहां पर है ये, तो वहां हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। India was ranked at which position on the world on the global real estate transparency index GRETI? यार ये सवाल तो कल का ही वापस लौट आया है, 34th, 55th, 37th या 41st। ग्रेटी यानी कि रियल एस्टेट से संबंधित चीजों में ट्रांसपेरेंसी रखने वाली एक रैंकिंग निकाली गई है, ग्रेटी 2020। उस रैंकिंग में भारत का नंबर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत का नंबर है 34वां। ऑलराइट, एक बार चेक कर ले आंसर। यस द राइट आंसर इज 34। ओके, मैंने कल आपको इसमें टॉप 5 कंट्रीज के नाम भी बताए थे जो इस लिस्ट में टॉप 5 पर हैं। पहले नंबर पर है यूके, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर है फ्रांस और पांचवें नंबर पर है कनाडा। राइट, और इस रैंकिंग में भारत को अभी लंबा सफर तय करना है, हम तो 34वें नंबर पर हैं। आगे बढ़ते हैं।
Which among the following apps has not been banned by Indian Army? इनमें से कौन सी ऐप को भारतीय आर्मी द्वारा अभी भी बैन नहीं किया गया है? ये रहे आपके चार ऑप्शन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर या ट्विटर। ओके, अब आपको क्या लगता है कौन सी ऐप होगी? मुझे तो लगता है ट्विटर होना चाहिए, क्योंकि ट्विटर तो ऑलमोस्ट सारे लोग लिखते ही हैं, जितने सरकारी ऑफिशियल्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन या सारे लोग जो आप देखेंगे ट्विटर तो फॉलो करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ट्विटर। आप जरा मुझे कमेंट्स थ्रेड में यस या नो में बताना, आप में से कितने लोग ट्वीट लिखते हैं? भैया मैं तो ट्विटर पर हूं। ओके, मैंने मेरा ट्विटर एड्रेस यहाँ डाला नहीं है, लेकिन ट्विटर पर मैं हूं। आप निखिल ज्ञानबाजी के नाम से सर्च करेंगे तो मैं आपको ट्विटर हैंडल पे मिलूंगा। रोज रोज ट्वीट डालने का मौका तो नहीं मिल पाता, लेकिन आई विल ट्राई कि ऐसा हो। आप जरूर ट्वीट लिखिए, ये एक बहुत अच्छी आदत है और काफी अच्छे नेटवर्क आपके बन जाएंगे ट्वीट्स के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। When will the 15th India EU summit be held? अभी अभी मैंने आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में जो जानकारी दी थी ना, उसमें मैंने आपको बोला था ना कि भाई इन दोनों के बीच में एक समिट होने वाला है, तो वो कब होने वाला है ये सवाल है। अरे भैया हमने ऑलरेडी उस समय ही डिस्कस किया था, 15 जुलाई को होने वाला है। ये लीजिए ऑप्शन भी आ गया है, जुलाई 15th। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 15th ऑफ जुलाई। बाकी बेसिक जानकारियां मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच स्टेट लॉन्च वीवर्स सम्मान योजना? कौन से राज्य ने अभी अभी वीवर्स सम्मान योजना शुरू की है? वीवर्स यानी समझते हैं ना आप लोग, जो बुनाई का काम करते हैं, कॉटन से जो बुनाई का काम करते हैं धागों से, तो उनका सम्मान योजना ये कौन से राज्य ने किया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ओके, एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम गवर्नर्स पे बात करेंगे, तो तेलंगाना के गवर्नर ऑलरेडी पीछे वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, तमिलसिलई सौंदर्या राजन। मध्य प्रदेश के पिछले ऑप्शन में कवर हो चुके हैं लालजी भाई टंडन। महाराष्ट्र के भी पिछले ऑप्शन में कवर हो चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी। केवल कर्नाटक के हमने अभी तक नहीं देखे, तो कर्नाटक के गवर्नर साहब का नाम है वज्जू भाई वाला। वज्जू भाई वाला, आज हमारा गवर्नर स्पेशल डे है, इसीलिए सारे ऑप्शंस में हम गवर्नर की बातें जरूर कर रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 22। अ सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग हैज बीन डिटेक्टेड इन विच नेशन? ब्यूबोनिक प्लेग आपको पता है क्या? आपने तो सुना भी नहीं होगा, हो सकता है बहुत से यंग जनरेशन के लोगों को ये पता ना हो, लेकिन चूहों से फैलने वाली एक बीमारी होती है रैट से, दैट इज कॉल्ड प्लेग। ओके, सूरत में प्लेग आ गया था 1990 से 2000 के दशक के दौरान, और बहुत भयानक प्लेग की बीमारी से लोगों की मृत्यु हुई थी। बहरहाल अभी ये ब्यूबोनिक प्लेग जो है ये कौन से देश में उभर के आया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पर, जापान, जर्मनी, ब्राजील या चाइना। क्या लगता है इस तरह के सारे गंदे काम चाइना में ही होते हैं क्या? चेक करें तो एक बार, चलो सोचते हैं चाइना में ही हुआ होगा, चाइना बड़ा बदमाश है, इस तरह के सारे काम वही होते हैं। यस, लीजिए भैया कर लीजिए बात, जितने वायरस दुनिया में फैलाने हैं सारी गड़बड़ियां चाइना की तरफ से ही हो रही हैं। आपको पता है ना, सुअर के मांस से एक और बीमारी अभी अभी वायरस सामने आया है जिसका नाम है G4 वायरस, और ये भी चाइना से ही सामने आया है, क्योंकि चाइनीज लोग सुअर का मांस जिसे हम पोर्क मीट कहते हैं, वो पोर्क मीट बड़े चाव से खाते हैं, और उनको होने वाली बीमारी फिर से ट्रांसमिट हो जाती है जानवर टू जानवर, जानवर टू इंसान और इंसान टू इंसान। भैया ये लोग है ना पूरी पृथ्वी एक दिन बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, इनको ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, ये कीड़े मकोड़े जानवर खा खा के खुद तो मरेंगे और हम सबको लेकर मरने वाले एक दिन। आगे बढ़ते हैं भाई। Which Indian cricketer has come under the conflict of interest scanner? ये आपने एक नया मामला अभी अभी सुना होगा दोस्तों, कि एक बहुत फेमस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्कैनर में आ गया है। ऑल राइट, मैंने तो ये पूरा मामला पढ़ा है, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके ऊपर एक शानदार वीडियो बनाकर आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। क्या आप इसके ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा, आपके लिए स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। चार ऑप्शन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या रविंद्र जडेजा। सही जवाब है यहाँ पर हमारे सबके चहीते रोल मॉडल विराट कोहली। तो क्या हुआ है जरा एक लाइन में मैं समझा देता हूं आपको। भाई ऐसा है कि संजीव गुप्ता नाम के एक आदमी है जो कि
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर हैं, राइट। और इन्होंने विराट कोहली की दो कंपनियों में आरोप लगाया है, दो कंपनियां हैं विराट कोहली की, पहली है विराट कोहली स्पोर्ट्स एलएलपी, विराट कोहली स्पोर्ट्स एलएलपी, और दूसरी कंपनी है विराट कोहली की कॉर्नर स्टोन वेंचर, कॉर्नर स्टोन वेंचर, ओके, पार्टनर्स एलएलपी, ये भी लिख लेते हैं पूरा। तो ये जो दो कंपनी है, इन कंपनियों में विराट कोहली का पर्सनल इंटरेस्ट रहा है और बीसीसीआई के नियमों के खिलाफ जाकर विराट कोहली ने अपनी इन कंपनियों को मतलब फायदा करवाया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगा दिया है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा है संजीव गुप्ता साहब ने सीधे सीधे मतलब बीसीसीआई को, और उसका जवाब अब विराट को देना पड़ेगा, मामले की तफ्तीश वगैरह चलती रहेगी। ऑलराइट, तो मामला आपको ऊपर ऊपर समझ में आया क्या हुआ है, डिटेल में इसको जानना होगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बना दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे, व्हिच नेशन हैज ड्रॉप्ड द 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग प्रोब ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। इनमें से कौन से देश को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से 2011 के विश्व कप में जो फिक्सिंग का मामला हुआ था, घोटाले का मामला हुआ था, इस देश को उसमें से हटा दिया गया है। चार ऑप्शन है हमारे सामने, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या इंग्लैंड। द राइट आंसर इज श्रीलंका। वैसे 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका ही था, भारत के साथ उसका वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ था, वही महेंद्र सिंह धोनी ने जो छक्का मार के मैच जिताया था। क्या आप में से कोई बता सकता है श्रीलंका ने विश्व कप कब जीता था? श्रीलंका ने क्रिकेट विश्व कप कौन से ईयर में जीता था? चलिए मैं आपको बता देता हूं, इट वाज इन 1996, ओके, जो विश्व कप भारत में हुआ था। द राइट आंसर इज श्रीलंका। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्नॉलेज्ड दैट देयर इज एविडेंस ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के एविडेंस एयरबोर्न ट्रांसमिशन से हो सकते हैं, इसकी पुष्टि किसने की है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, WHO, UN, UNHRC या ICMR। सही जवाब है WHO। तो आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं? ये बोल रहा है कि कोरोना अब हवा में भी ट्रांसमिट कर सकता है और इस बात की पुष्टि हुई है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो हवा में भी कोरोना वायरस के कण पाए जा सकते हैं। तो भैया अगर ऐसा हो गया, बस कुछ करना ही नहीं है, मतलब जो करना है कोरोना ही कर लेगा अब तो ये हाल अब हो चुका है। तो WHO के प्रेसिडेंट साहब का नाम है टेड्रोस एधानोम और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। WHO से अभी अभी अमेरिका ने अपनी सदस्यता वापस लेने की बात कर दी है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि किसी काम का है नहीं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर देके भी हमारे देश में सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट है और WHO हमारे लिए कुछ कर तो नहीं पाया। तो नाराजगी में गुस्से में उन्होंने अपनी मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी है। आने वाले दिन में क्या होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टेक इट्स ओन शेप। ऑल राइट दोस्तों, तो ये थे 25 क्वेश्चन आज के, और आज इसके साथ ही आपको एक जानकारी और देनी है कि टेलीग्राम चैनल पर हम अपने नए सर्विसेज भी शुरू कर चुके हैं। अगर आपने उनका अनुभव नहीं लिया है तो अभी जाइए और अनुभव लीजिए। आज से हम आपको डेली पीडीएफ भी दे रहे हैं, डेली जीए पीडीएफ। ये हमारी एक खास पेशकश है। जो बच्चे वीडियो नहीं देख सकते या जिन बच्चों के पास नेटवर्क और डेटा नहीं है, उन बच्चों के लिए ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली जीए पीडीएफ डाल रहा हूं। वहां जाइए, 3-4 पन्ने की पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको रोज पढ़िए। आपके लिए ये सर्विस एकदम मुफ्त है। और आज के वीडियो के साथ आपको आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाके वो वीडियो की पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए। ये टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी का लिंक है, राइट। आपको हमारा नया इंटरफेस कैसा लगा, कौन बनेगा करोड़पति वाले स्टाइल में हमने ये जो सवाल जवाब का सिलसिला चलाया, हाउ यू लाइक इट, प्लीज लेट अस नो। आपके कमेंट्स थ्रेड में आपके जवाब का हमें बहुत बहुत इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।